Yes, good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. आज हमारा जो चैप्टर है हिंदी व्याकरण में वो है भाषा। भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। कि भाषा में जो है व्याकरण में भाषा का क्या रोल है। ठीक है, अब देखिए भाषा यानी लैंग्वेज क्या है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा भाषा है हम अपने मन के भावों और विचारों को, हमारे अंदर जो भी चीज़ है वो भाषा, जो भी विचार है, भावना है, वो हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके का प्रयोग करते हैं, वो हमारी भाषा कहलाती है। यानी अपने मन की बात को हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो तरीका यूज़ करते हैं, जिस माध्यम को यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी भाषा। क्लियर है इतना? अब देखिए भाषा को इंग्लिश में बोलेंगे लैंग्वेज। तो भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम ये सारे चीजें देखेंगे। भाषा ये आपका फर्स्ट चैप्टर है व्याकरण का। मैम ये तो हो गया। हाँ, एग्जाम में भी आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे देना है बेटा आपका ये चैप्टर। ओके, भाषा मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह हमेशा अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता रहता है। जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों द्वारा इन्हें प्रकट करता। संकेत मतलब इशारों के द्वारा। संकेत द्वारा मन के सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। भूख लगने पर पेट और मुंह की ओर संकेत करके भूख की इच्छा प्रकट की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर भूख लगी है तो आप अपनी मम्मी को अगर खाने के लिए कहना चाहेंगे तो आप खाने का इशारा इस तरह से, और ये नहीं भूख लग रही है, इस तरह का आप इशारा करोगे तो समझ में आ जाता है कि शायद आपको कुछ खाने की इच्छा है। राजेश ने नाटक में अभिनय किया और उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। वह अपनी प्रसन्नता को अपने भावों और संकेतों द्वारा प्रकट कर सकता था। वह प्रसन्न क्यों है, इसकी प्रसन्नता का कारण क्या है, इसे भाषा द्वारा प्रकट किया जा सकता है। भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। क्लियर? कौन ऐड हुआ अभी? यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जा सकता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जा सकता है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भाषा की परिभाषा। फिर आता है भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। यानी हम अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अक्षय ने आशीष को उज्जैन में से पत्र लिखा और बताया कि उसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। आशीष ने पत्र पढ़ा और उसने अपने अक्षय को पुरस्कार मिलने का समाचार पत्र पढ़ करके जाना। यानी कि उसको ये बात किसके द्वारा पता पड़ा? लेटर लिखा, जब पत्र लिखा उसके द्वारा उसको पता चला कि फर्स्ट प्राइज मिला है। और इसके अलावा उसने ये जाना कि पढ़ने के द्वारा उसको इस चीज का ज्ञान हुआ। यानी एक ने तो लिखा और एक ने उसको पढ़ा, यानी अपने मन के भाव, यानी उसको वाद विवाद प्रतियोगिता में जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, वह प्रथम पुरस्कार उसको मिलना तो उसने लिख कर बताया। और उसको कैसे पता चला? जब उसने उसको पढ़ा। यानी दो चीजें हमारे सामने आई। मोहन गांव में रहता है। उसने रेडियो पर समाचार सुना कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए हैं। समाचार वाचक ने यह समाचार बोलकर सुनाया और मोहन ने इसे सुनकर जाना। यानी एक ने तो बोला और एक ने सुना। दो चीजें हमने देखी। पहली चीज हमने देखा था कि लिखा और पढ़ा, दूसरे में पढ़ा, बोला और सुना। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। प्रयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाषा द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट किया जा सकता है और उन्हें सुनकर तथा पढ़कर जाना जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? भावों
या विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही भाषा कहते हैं। यानी कि आपके भाव और जो विचार है उनका हम आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन, वही भाषा कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? आगे चलते हैं। अब आता है हमारा भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप बताए वैसे तो। कौन कौन से बताए? एक मौखिक और एक लिखित, यानी ओरल और रिटन। यानी कि जो चीज हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपको बोल करके बता रही हूँ, वो तो हमारा हो गया मौखिक। जब हम उसी चीज को लिख करके बताते हैं, कई बार चैप्टर आपको लिख के एक्सप्लेन करती हूँ, वो हमारा हो जाता है लिखित। मौखिक भाषा वह है जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वह सुनकर समझता है, तो ये भाषा का मौखिक कहलाती है। भाषा का यह रूप लिखित भाषा से पुराना है। यानी कि पहले कौन सी भाषा का कौन सा रूप आया था? मौखिक, क्योंकि लिखना तो बाद में धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। पहले तो मौखिक ही उच्चारण मुंह से बोला जाता था, पहले तो लिखित कुछ नहीं था, धीरे धीरे लिखना सीखा। तो जो पहला रूप है वो भाषा का मौखिक रूप है और सेकंड होता है हमारा लिखित रूप। अब है मौखिक भाषा के उदाहरण। यहाँ पिक्चर देखिए, यहाँ पे एक शिक्षिका है और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। दूसरे पर जो नेताजी है वो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। देखिए, अध्यापिका बच्चों को बोलकर पढ़ाती है और बच्चे सुनकर समझते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं। चुनावों के समय चुनाव लड़ने वाले नेता जनता को बोलकर अपने विचारों से अवगत कराते हैं। विचारों से यानी कि नेता भविष्य में हमारे लिए जब चुन लिए जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, हमारे देश में क्या परिवर्तन ला सकते हैं या क्या करने वाले, क्या उनके प्लान है, ये सारी बात वो बोलकर बताते हैं तथा उनसे वोट देने का भी आग्रह करते हैं। तो लोग बाग उनको सुन रहे हैं। टीचर्स के पास जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मुंह से बोलकर बता रही है और बच्चे उसको सुन रहे हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट लिखित भाषा। लिखित भाषा जब अपने विचारों को पढ़कर लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जब हम अपने विचारों को लिख करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और वे पढ़कर उन्हें समझते हैं, तो इसे लिखित भाषा कहा जाता है। यानी जो भी ज्ञान है हमने अगर लिख करके किसी को बताया तो वह लिखित भाषा कहलाएगी। बच्चे परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे हैं। वे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। परीक्षक जब उनके उत्तर पढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि किसने क्या लिखा है। वे पढ़कर ही उनके उत्तरों का अंकों के रूप में आंकलन करते हैं। यानी कि अभी मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुन रहे हैं, फिर उसके बाद जो सुन रहे हैं और क्या आपने सीखा वो जब आप आंसर शीट पर लिखते हैं तो टीचर फिर उनको पढ़ती है और समझती है कि आपने कितना समझा और कितना लिखा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर दिए जाते हैं, यानी आंकलन किया जाता है। सेकंड टॉपिक आता है हमारा लिपि। अब लिपि क्या होती है? सभी भाषाओं का एक ही तरह से नहीं, मतलब जितनी भी भाषाएं आपको पता है अलग अलग भाषाएं होती हैं। हिंदी होती है, उर्दू होती है, अंग्रेजी होती है, पंजाबी होती है, मराठी होती है, गुजराती होती है और भी भाषाएं हैं। तो सभी भाषाओं को एक ही तरह से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग, देखिए एक शब्द ढंग अलग अलग होता है, उसे वर्णों की बनावट अलग अलग होती है। जैसे कि आप जब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में आपको नर्सरी क्लास में पहले स्वर और व्यंजन पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाए जाते हैं? स्वर और व्यंजन पढ़ाए जाते हैं। फिर उसको आपको अ, आ, ई ये पढ़ाया जाता है। क, ख, ग, घ पढ़ाया जाता है। क से ज्ञ तक पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या मराठी, अंग्रेजी ये सारी भाषाएं जब सीखेंगे तब भी क्या ऐसे ही पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाते हैं। जब इंग्लिश आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आप ABCD पढ़ते हो, यही पढ़ते हो ना ABCD, हिंदी का तो नहीं पढ़ते हो। ठीक उसी प्रकार से जो अन्य भाषा होती है, उन अन्य भाषाओं में भी अलग अलग पढ़ाने के तरीके होते हैं, लिपि होता है, ढंग होता है, तो उनके वर्णों की बनावट अलग अलग होती है। अगर आप उर्दू भाषा सीखोगे तो क्या उर्दू भाषा में भी क, ख, ग व्यंजन और ABCD आएंगे? नहीं आएंगे। तो उनकी बनावट,
उन वर्णों की बनावट अलग होगी, उनको सिखाने का ढंग अलग होगा। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इसलिए भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। अगर आपसे कई बार पूछते हैं उसकी वो कौन सी लिपि कहलाती है, तो यानी कि आपको उस भाषा को सीखने के लिए जिस ढंग या लिपि का तरीके का प्रयोग किया जाता है वो हमारी लिपि कहलाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे। यस मैम। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। विश्व की जितनी भी भाषा है उनकी अपनी अपनी लिपियां होती हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अब आप देखो ये चीज ध्यान रखेंगे, कितनी भाषाएं बताई गई है? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 भाषाओं की लिपि, 5 भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। समझ रहे हो मेरी बात? 5 भाषाओं की जो लिपि है वो है हमारी देवनागरी। यानी कि कौन कौन सी वो 5 भाषा है? संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और नेपाली। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी कितनी भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है, तो हमारा आंसर क्या कौन कौन सा होगा? संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और 5 भाषाओं की जो है वो लिपि हमारी है देवनागरी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी। अब देखिए पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या कहलाएगी? गुरुमुखी। क्या कहलाएगी? गुरुमुखी। जबकि उर्दू की लिपि क्या कहलाती है? उर्दू की लिपि फारसी। हाँ, और अंग्रेजी की रोमन लिपि। यानी समझ में आ गया आपको? 5 भाषाओं की लिपि तो हमारी हो गई देवनागरी। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो उर्दू भाषा की लिपि है वो है फारसी। इसके अलावा पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी, और जो अंग्रेजी भाषा की है वो है रोमन लिपि। याद हो गया हमको? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बोली। सीमित। अब देखिए बोली क्या है? अब आपको ऐसा लगता है कि मैम भाषा यानी जो हम बोल रहे हैं मन के भावों विचारों को प्रकट कर रहे हैं वो भाषा कहलाती है, तो फिर बोली का अलग क्यों किया आपने? बोली अलग क्या चीज है? देखिए बोली और भाषा में फर्क क्या होता है? भाषा तो एक तरीका हो गया, माध्यम। जैसे पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है, वो ची 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 बोलते हैं, वो उनकी भाषा है ना। डॉगी आपस में बात करते हैं, भौं भौं करके बात करते हैं। बिल्लियां अपनी भाषा में बात करें, या इस संसार में जितने भी प्राणी जगत के लोग हैं, पशु पक्षी हैं, वो उनकी सबकी अपनी भाषा है। लेकिन बोली क्या चीज होती है? एक सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यानी एक सीमित दायरे के अंदर जो बोलचाल की भाषा रखी जाती है, सीमित क्षेत्र मतलब बहुत छोटी जगह पर, उस स्थानीय व्यवहार मतलब बातचीत का जो व्यवहारिक तरीका है, उसमें जिन भाषाओं का प्रयोग कहा जाता है वहां पर वो कहलाती है बोली। जैसे हम कोटा बूंदी साइड में जाएंगे तो वहां की भाषा कौन सी कहलाती है? हमारी हाड़ौती। समझ में आ रहा है? हाड़ौती भाषा कहलाएगी। तो इस प्रकार से जहाँ सीमित क्षेत्र की भाषा बोली जाती है वो हमारी बोली कहलाती है। अब यही सेम भाषा आप कहोगे जयपुर में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, नहीं, वहां की भाषाओं का टोन थोड़ा अलग हो जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त तो होती है बोलियों का लिखित रूप नहीं होता। ठीक है, जैसे उनका कोई लिखित रूप नहीं होता बोलियों का, क्योंकि वो एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। उनको सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती। सरकारी कामकाज मतलब सरकार के द्वारा जितने भी नियम, कायदे, कानून या जो भी कार्य चलते हैं वो बोली वाली भाषा में नहीं होते, क्योंकि उसका सिर्फ बोलने का ढंग केवल एक सीमित क्षेत्र में होता है, जो व्यवहारिक वहां की स्थानीय व्यवहार के रूप में काम में लिया जाता है। इसलिए सरकारी जो भी कार्य होते हैं वो बोली वाली भाषा में नहीं किए जाते। भारत में कई प्रांत हैं, विभिन्न प्रांतों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। बोली कुछ दूरी पर बदल जाती है। जैसे अब देखो थोड़ी थोड़ी दूरियों पर जैसे जैसे जगह बदलती जाती है तो हमारे बोलने का तरीका भी बदल जाता है। मैंने भी आपको बताया बूंदी और कोटा साइड में आपको हाड़ौती भाषा मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से हम सीकर साइड में उधर चले जाएंगे तो शेखावटी भाषा बोली जाएगी। शेखावटी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत के कई प्रांत हैं, विभिन्न प्रांतों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं और जब कुछ दूरी पर उन बोलियों का तरीका भी बदल जाता है, जैसे भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि। हिंदी पूरे देश के संपर्क की भाषा है, लेकिन हमारी जो एक मातृभाषा हिंदी है वो ऐसी भाषा है, इसे 14 सितंबर 2049 को संविधान के 343वें अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, कौन सी भाषा को? केवल हमारी हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 में संविधान के 343वें अनुच्छेद में सम्मिलित किया था। और सम्मिलित करने से क्या हुआ, देखो ये देखिए यहाँ पे आपको बताई जा रही है भाषाएं, ये सारी भाषाएं नेपाली, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी। यहाँ पे इन भाषाओं की लिपियां जो मैंने अभी आप समझाई, लिखने का तरीका, जैसे आपको हिंदी में वर्णमाला सिखाई जाती है, इंग्लिश में आपको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग भाषाओं की जो लिपियां होती हैं वो अलग अलग होती है, वो यहाँ पे बताई गई है। जैसे नेपाली भाषा की हमने भी पढ़ी थी, देवनागरी लिपि होती है, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी और मराठी की भी देवनागरी और एक गुजराती भाषा की भी देवनागरी। यहाँ बंगला भाषा की बंगला होती है, तमिल की तमिल होती है, तेलुगु की तेलुगु होती है और अंग्रेजी की रोमन होती है, जर्मन की रोमन होती है, फ्रेंच की रोमन होती है और उर्दू की फारसी होती है। ये यहाँ पे कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं और उनकी लिपियों के नाम दिए गए हैं। इस चार्ट को आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर। अब क्या जरूरत थी, रीडर बुक से भी तो पढ़ सकते थे मैम, ये व्याकरण क्यों लगाई है? क्या जरूरत थी व्याकरण लगाने की, बताइए। आप हिंदी रीडर मंथन बुक पढ़ा रहे हैं, हम एक बुक से भी पढ़ सकते थे। व्याकरण की क्यों किताब हमने लगवाई, या क्यों लगती है छोटी क्लास से व्याकरण अलग से? क्या कारण है बताइए। चैप्टर तो हम उसमें भी पढ़ लेते हैं, इसमें तो चैप्टर भी नहीं है, स्टोरियां उसमें हैं, सारी चीजें उसमें सिखा देते हो आप, फिर ये क्यों बुक लगा दी आपने? बताइए व्याकरण का प्रयोग क्यों करते हैं हम? कौन बताएगा? शुद्ध बोलने के लिए। क्या कह रहे हो आप? भाषा को शुद्ध बोलने के लिए। शुद्ध बोलने के लिए। देखिए, जब हम कोई चीज सीखते हैं ना, तो सीखने का तरीका होता है एक तरीका, तो व्याकरण हमको उस भाषा के बारे में सही बोलने, सही लिखने और सही से पढ़ने का तरीका सिखाती है। अगर व्याकरण नहीं होगा तो हमें रीडर बुक भी आप नहीं पढ़ सकते हो। रीडर बुक को भी पढ़ने, लिखने और समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर यही समझाने के लिए आपको व्याकरण को परिभाषित किया गया है कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने, तीन चीजें बताई गई है। शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना भी असंभव है। व्याकरण के माध्यम से ही हमें शब्दों और वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी अगर व्याकरण नहीं होगा तो हमें ना तो ये पता पड़ेगा कि शुद्ध है या अशुद्ध। फर्स्ट चैप्टर है बेटा, डिजिटल पे डालना है फर्स्ट चैप्टर आपका। ओके, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और जो बच्चे लेट एडमिट हुए हैं क्लास में, उनके लिए भी इजी हो जाएगा समझने में। तो देखिए, और आपको जब नीड होगी तब उस चैप्टर को निकाल के रिवाइज कर सकते हो। ओके, चैप्टर 1 पर आ रहे हो? जी बिल्कुल। ओके, तो हमें शब्दों और वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध का रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही होता है। अगर व्याकरण नहीं है तो हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस लिखा, मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है। क्या ये सेंटेंस शुद्धता की दृष्टि से सही है या इसमें कुछ कमी है? बताइए।
मैम उसमें कोई कमी नहीं है। पक्का? बाकी नो मैम, आपने वो पुलिस जो खड़ी पाए लगाते हैं वो नहीं लगाई। मैंने ये विराम चिन्ह नहीं लगाया। ओके, विराम चिन्ह इसको बोलते हैं, विराम चिन्ह। अब आपको ये बात किसने कहा कि भाई विराम चिन्ह लगाना है? हमने तो नहीं कहा। नहीं भी लगाओगे तो क्या होगा? मतलब वो कौन कह रहे हैं लगाने के लिए? बताइए। अगर नहीं लगाया तो मेरी मर्जी। लगाना पड़ता है, सेंटेंस खत्म हो गया। बस बिल्कुल यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये सारा ज्ञान हमें किससे मिला? ये सारा ज्ञान हमें व्याकरण से मिला। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगाया तो हमने ये सीखा है कि अगर पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो वाक्य जब पूरा हो जाता है, सेंटेंस पूरा हो जाता है, तो पूर्ण विराम लगाना आवश्यक होता है। अगर नहीं लगाया तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य की गिनती में आ जाएगा। तो ये ज्ञान हमको किससे मिला? ये ज्ञान मिला हमको व्याकरण से। किससे मिला हमको ये ज्ञान? व्याकरण से। यानी कि व्याकरण के द्वारा ही हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे, यहाँ देखिए अशुद्ध रूप लिखा है हम बाजार जाऊंगा। वो तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल आ गया हम बाजार जाऊंगा। भाई मैं लिखूंगी मेरी इच्छा हम बाजार जाऊंगा, तो आप ये कहोगे कि ये शुद्ध है या अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध। अशुद्ध। क्यों? कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि बहुवचन के साथ बहुवचन का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अगर एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग होगा। मैं शब्द एक वचन है तो जाऊंगा शब्द भी एक वचन ही होना चाहिए। या तो हम बाजार जाएंगे आएगा और या फिर मैं बाजार जाऊंगा आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसलिए ये वाला ज्ञान हमको मिलता है हमारी व्याकरण से। गिरते हैं पत्ते पेड़ से, गिरते हैं पेड़ से पत्ते, ये हमारा सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा है ह का प्रयोग लास्ट में होगा और पूर्ण विराम लगेगा। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। ओके, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदी में आपको व्याकरण की क्यों आवश्यकता होती है, तो हमारा जवाब होगा कि हमें व्याकरण के द्वारा भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने का जो सही ज्ञान होता है वो व्याकरण से मिलता है और व्याकरण से ही माध्यम से हमें शब्दों और वाक्यों की शुद्धता और अशुद्धता का भी ज्ञान होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट आ जाइए। ओके, अब आगे चलते हैं हम। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण एक शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के भाग, व्याकरण में भाषा का अध्ययन मुख्यतः 3 भागों के आधार पर किया जाता है। अब वो 3 आधार कौन से हैं जो हम पढ़ चुके भी हैं? मैंने 2 आपको पढ़ा दिया, एक बताया। इनमें से 2 अब इनको कल पढ़ाऊंगी वापस से, जो पढ़ा हुआ है उसको वापस से आपको पढ़ाऊंगी जिससे कि आपको पूरा एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। यानी व्याकरण के यहाँ पर हमने भाषा के अध्ययन के 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट हमारा होता है वर्ण विचार, यानी जिसके अंतर्गत वर्णों के स्वरूप, प्रकार आदि का वर्णन किया जाता है। स्वरों के वर्णों के, वर्ण क्या होता है? क ख ग, स्वर व्यंजन है ना, और अयोगा कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हमारे वर्ण विचार के अंतर्गत आती हैं। कौन से शब्द को क वर्ग में क्या आता है, ट वर्ग में क्या आता है, च वर्ग में आता है, क्यों क्या आता है। इसके अलावा क ख ग जब 12 खड़ी लिखी जाती है तो क्या कारण है जो क ख ग घ ण और उसके बाद में च की लाइन को नई लाइन से ही शुरू किया जाता है? कोई तो नियम होगा। अगर मैं क ख ग घ ण च के बाद वापस जो च है उसी लाइन में भी अगर लिख दूं तो वो गलत क्यों माना जाएगा? कोई तो कारण होगा। वो सारी बातों की जानकारी हमें वर्ण विचार के अंतर्गत मिलती है, यानी स्वरूप और प्रकार का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट आता है हमारा शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के स्वरूप, प्रकार, लिंग और वचन आदि का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर पढ़ा था अपन ने, ध्यान है ना। वो सारा जो ज्ञान होता है वो हमें
किसके अंतर्गत आता है? शब्द विचार के अंतर्गत। और इसके थर्ड नंबर पर हमारे वाक्य विचार यानी वाक्य की रचनाएं। इसके अंदर वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकार, विराम चिन्ह आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। तो व्याकरण के कितने भाग बता दिए मैंने? 3 भाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा साहित्य। क्या है साहित्य? मैम आपने भाषा भी पढ़ा दी, बोली भी पढ़ा दी हमें, और इसके अलावा क्या पढ़ाया हमने? व्याकरण भी बता दिया। अब ये साहित्य क्या है? साहित्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेचर। ठीक है, अब लिटरेचर की क्या जरूरत आ गई? इसका मतलब क्या है? अनेक विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं को अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है बेटा? काफी बड़ी है वैसे तो। अब आ रही है? ओके, देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर साहित्य यानी लिटरेचर। समझ में है? अब ये लिटरेचर क्या चीज है? तो लिटरेचर है अनेक विद्वानों, विद्वान कौन होते? जिनको उस विषय का ज्ञान होता है, अत्यधिक मात्रा में बहुत ज्ञान जो होता है वो कहलाते हैं विद्वान। अनेक विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं को अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन विचारों को पुस्तकों और ग्रंथों के माध्यम से मानव जाति के भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। जैसे जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं ना, जो आपके बड़े हैं, वो आपके लिए कोई चीज संभाल के रखते हैं, नहीं ये बच्चों के काम आएगा, क्यों? कि वो मेरे बच्चे हैं। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो आने वाली जो जनरेशन है, लोग हैं, मानव जाति है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो तो वो अपना सारा जो ज्ञान होता है उसको सुरक्षित रखते हैं, जिसमें मानव जाति का सर्वांगीण विकास हो सके। यानी कि आपको उसका ज्ञान हो जाए। आपको कोई भी चीज की जरूरत होती है, आप फटाफट से गूगल सर्च कर लेते हो तो आपको मिल जाता है। आपको किसी क्वेश्चन के अंदर तो कोई डाउट होता है तो वो चैप्टर निकाल के उसको पढ़ लेते हो तो आपको ज्ञान मिल जाता है, यानी आपको सही आंसर मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान लोग हैं उन लोगों ने अपने ज्ञान को कहाँ संचित रखा? किसके लिए संचित रखा? मानव जाति के सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण विकास के लिए मानव जाति ने अपना जो ज्ञान है संकुचित रखा है। उसके अंदर किसी भी भाषा में लिखा गया सुरक्षित ज्ञान कोश उस भाषा का साहित्य कहलाता है। जिस भी भाषा में लिखा हुआ है उसी भाषा का जो सुरक्षित ज्ञान कोश है वो उस भाषा का क्या कहलाएगा? साहित्य कहलाएगा। किसी भी भाषा के संचित और सुरक्षित ज्ञान कोश को उस भाषा का साहित्य कहा जाता है। यानी कि इसकी परिभाषा है। आपसे पूछा जाए कि साहित्य क्या है तो आपको जवाब में लिखना है कि किसी भी भाषा का संचित या सुरक्षित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखिए, जो आपका बुक के लास्ट में ये लिखा होता है याद कीजिए। याद कीजिए का मतलब लिखा होता है कि इस पार्ट के अंतर्गत हमने ये टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग समझ जाते हैं कि इस पार्ट के अंतर्गत ये टॉपिक समझाए गए हैं। हमारा फर्स्ट है भावों या विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे क्या सीखा था? भाषा की परिभाषा। भावों या विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं, पहला था। दूसरा था भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है हमारा मौखिक भाषा और दूसरा होता है हमारा लिखित भाषा। एक चीज और बता रही हूँ जो आपकी इस बुक में नहीं है, 30 नंबर की भी भाषा हो सकती है, वो हमारा होता है 30 नंबर का सांकेतिक। मैम आपने पहले बताया था। हाँ बेटा, आज इसमें नहीं बताया ना, इसमें तो आपको और क्लियर कर दूं कि आप कंफ्यूज नहीं हो। भाषा के वैसे 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। क्योंकि संकेतों के द्वारा भी हम अपना बात दूसरों को तक पहुंचा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल का मैंने आपको ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल दिया था, या हम रेड ग्रीन येलो संकेत में जाते हैं, स्टॉप मींस रेड। हाँ बिल्कुल। देखिए जब हमारे शुरुआत में जब हमको लिखना नहीं आता था,
जब हमको बोलना नहीं आता था स्टार्टिंग में, हम छोटे है ना, होते जब मानव सभ्यता हमारी शुरू हुई थी, उस समय हम अपनी बातों को संकेतों के द्वारा ही बताते थे, और आज भी हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, है ना। घर पे मम्मी पापा से करते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी कर लेते हैं ना, पास वाले से सीट वाले से पूछ लेते हैं, चीटिंग करने के लिए भी कर लेते हैं ना, जिसमें कि फर्स्ट वाले का दूसरे का क्या आंसर होगा, इस तरह से पूछते ना, फर्स्ट वाले का दूसरे वाला का क्या आंसर है, उस समय हम बोल तो सकते ही नहीं है। तो इस तरह से संकेत के द्वारा भी हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और समझते हैं। थर्ड हमारा जो टॉपिक था वो था हमारे संविधान में 22 भाषाएं मान्य हैं। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं का। नेक्स्ट है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, दोनों है। राष्ट्रभाषा की जो भी हमारे सरकारी जितने भी काम होते हैं वो हमारे हिंदी भाषा में ही होते हैं। इसके अलावा है किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, यानी कि किस ढंग से हमने वो भाषा लिखी है। अभी मैंने समझाया था, हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए हम 12 खड़ी पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन पढ़ते हैं। इंग्लिश की भाषा को पढ़ने के लिए अल्फाबेट्स यानी ABCD पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम उर्दू पढ़ने के लिए फारसी जो लिपि अपनाते हैं, और इसके अलावा अन्य भाषाओं को पढ़ने के लिए उनकी लिपि अपनाते हैं। तो भाषा क्या है? लिपि, लिखने का ढंग। नेक्स्ट है व्याकरण के माध्यम से हमें शुद्ध बोलने और पढ़ने लिखने की का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी भाषा अगर व्याकरण नहीं होगी तो हमें शुद्ध अशुद्धता का ज्ञान नहीं होगा, ना तो पढ़ना आएगा, ना बोलना आएगा, और ना ही लिखना आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, हमने इसमें पढ़ा था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के 3 विभाग बताए हैं। पूरी जो व्याकरण है इसी पर बेस है। इन 3 चीजों के अंतर्गत पूरी व्याकरण कवर हो जाती है। जितनी भी व्याकरण आप पढ़ते हो इन 3 चैप्टर्स के अंतर्गत इसके अंदर डिटेल चलती रहती है। तो ये व्याकरण हमारे 3 भागों में विभाजित किया है। किसी भी भाषा के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। उस भाषा का जो संचित है, संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ, ज्ञान कोश मतलब ज्ञान है, मतलब जैसे होता है ना, जैसे जरूरी चीजें होती है हम क्या करते हैं पोटली में बांध के रख देते हैं, तो क्योंकि वो बहुत कीमती चीज है। ठीक उसी प्रकार से जितना भी ज्ञान है उस भाषा का, उसको इकट्ठा करके एक जगह डाल देना, वो हमारा साहित्य कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा चुकी हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ये सारा मैंने करवा दिया है आपको। देख लीजिए एक बार, यहाँ पे भाषा और लिपि का मिलान करो, यानी कौन सी भाषा, जैसे हिंदी की भाषा देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है। 5 भाषाएं मैंने बताई है जिनकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की रोमन है, साथ ही साथ याद करते जाइए। और जो उर्दू है उसकी फारसी है, जो पंजाबी है उसकी गुरमुखी है। तो ये लिपियां हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेना, रोमन की जगह यहाँ पर देवनागरी है, क्योंकि मराठी की भी लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो हमने जो 2 भाषा इस पार्ट में बताई गई है। हाँ जस्ट अ मिनट बेटा, आई नो। हाँ, समाचार, वाचिका, वाच मतलब वाचन करना यानी पढ़ना, कौन सा मौखिक, पत्र लिखना, लिखित, तो उस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी आपको सिर्फ एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमारे कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा के कितने रूप बताए? 2 रूप बताए हैं। कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़ भाषा है, और भाषा का साहित्य किसे कहते हैं? संचित ज्ञान कोश। आगे है व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध करके लिखिए। अब सेंटेंस को शुद्ध करें, तुम कहाँ गया था, आपको पता है कि अशुद्ध वाक्य है, तो तुम कहाँ गए थे, ठीक है। मुझे सेब मुझे खाना है, इस तरह से वाक्यों को आपको शुद्ध करना है इसके अंदर। आगे है बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बहुविकल्पीय यानी आपको बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं, और जो सही विकल्प है उसके आगे आपको राइट लगाना है। तो ये क्वेश्चन सारे देख लीजिए, करवा रखे ये सारे मैंने आपको। ओके, क्लियर? बाय मैम।
बाय मैम।